कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। पार्टी उम्मीदवारों के साथ ये वर्चुअल बैठक की जा रही है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। ये वर्चुअल बैठक है जो एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बुलाई गई और पार्टी उम्मीदवारों के साथ ये बैठक हो रही है। देखिए, वर्चुअली भी नेता जुड़ रहे हैं इस बैठक में। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कांग्रेस की ओर से, इस बैठक में इस बात का मंथन किया जा रहा है। और कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। कुमार, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, एग्जिट पोल के नतीजे कल सामने आए और आज कांग्रेस की ये वर्चुअल बैठक जिसमें कई नेता शामिल हो रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा करती आई है कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है और वो बार बार कह रही है जो एग्जिट पोल हैं वो सरकारी एग्जिट पोल हैं, यानी उनको खारिज कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो 4 तारीख को जब मतगणना होगी उस वक्त में उम्मीदवारों को क्या क्या एहतियात बरतने हैं, क्या क्या करना चाहिए, उनको आखिरी वक्त तक छोड़ना नहीं है। अगर कम सीटों का मार्जिन है तो उस पर ध्यान देना है। चुनाव आयोग से भी शाम को 4 बजे कांग्रेस के नेता मिलने जा रहे हैं। उनके 2 अहम मुद्दे हैं कि पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग है वो पहले हो और वीवीपैट से जितने परसेंट पर्चियों का मिलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके निर्देश दिए जाएं। तो ये सारी चीजें एहतियात के तौर पर मतगणना के दिन क्या क्या करना है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और जो रणनीतिकार है कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश, गुरदीप सप्पल, ये अंदर बैठ करके तमाम देश भर के जितने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनको निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं भी आपको जरा सा भी डिगना नहीं है, आखिरी वक्त तक ध्यान देना है और बूथ जो माफ कीजिए जो एजेंट है अपने उनको वहां पर टिके रहने के लिए कहना है। तो ये सारी चीजें उनको बताई जा रही उम्मीदवारों को, यानी कांग्रेस पार्टी को अभी भी ये उम्मीद है कि सीटें 295 इंडिया गठबंधन की आने वाली हैं। ऐसे में कहीं कोई चूक ना होने पाए, उम्मीदवार कोई गलती ना कर दे, उम्मीदवार के एजेंट कोई गलती ना कर दे, नजर बनाए रखें, मतगणना में कोई खामी ना होने पाए, इसके लिए ये बैठक चल रही है। बिल्कुल, बड़ी रणनीति के बारे में कुमार विक्रांत बता रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है। पार्टी उम्मीदवारों से बातचीत की जा रही है कि मतगणना के दिन, काउंटिंग डे के दिन किस तरह से एहतियात बरता जाना चाहिए। एक और बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी आज 7 बैठकें करने वाले हैं। अगले 100 दिन के एजेंडे पर प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक होगी। पूर्वोत्तर में तूफान के बाद की स्थिति की समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी। देश में पड़ रही भीषण गर्मी पर भी प्रधानमंत्री की मीटिंग है। बताया जा रहा है आगे के डायरेक्शंस, दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं राज्यों को। पर्यावरण दिवस की तैयारियों पर भी ये मीटिंग है। तो 7 बैठकें हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज 7 बैठकें करने वाले हैं और मोदी का ये मैराथन मंथन है। एक दिन में 7 बैठकें। आपको बता दें कि 100 दिन के एजेंडे पर 4 बैठकें होने जा रही हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि विश्व पर्यावरण दिवस पर यह बैठक भी होगी जिसमें मंथन किया जाएगा। गर्मी भीषण पड़ रही है तो तीसरा बड़ा मोर्चा गर्मी से जुड़ा होगा। हीट वेव की तैयारियों पर भी बैठक है और रेमल तूफान जो हाल ही में आया उससे जो बर्बादी के निशान सामने आए उस पर भी प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे। इससे निपटने के उपाय पर मंथन किया जाएगा। अब चुनाव तो खत्म हो गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री का एक्शन जो है वो जारी है। लेकिन जो 7 बैठकें होने वाली हैं, मुद्दे आपको हम बता रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, इन बैठकों के समय के बारे में बताइए, कब से शुरू हो जाएंगी ये बैठक? देखिए, ये बैठकें चल रही हैं और जैसा कि आपने बताया दिन भर में 7 बैठकें होनी है। ये दिन भर की बैठकें हैं और पहली बैठक जो है जैसा कि आपने बताया कि रेमल तूफान जो आया था, चक्रवाती तूफान आया था जिससे कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में तबाही हुई थी, तभी प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बैठक की थी। और अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, प्रधानमंत्री फिर से एक काम पे जुट गए हैं और प्रधानमंत्री ने इस जो चक्रवात से जो भी नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया, उसको रिव्यू किया है और साथ ही साथ जो पुनर्वास और जो मदद की बातें होती है, कितनी मदद पहुंची है और केंद्र सरकार और क्या मदद कर सकती है, उन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री ने रिव्यू किया। और उसके बाद दूसरी जो बैठक है हीट वेव को लेकर है, पूरा देश जो है एक अहम मुद्दा ये कि कल एग्जिट पोल के नतीजे आए और उसके बाद जी आनंद, आपने इन तमाम मुद्दों के बारे में बताया जो कि जेनरिक हैं, चाहे वो गर्मी हो या रेमल तूफान हो। लेकिन एक बड़ी बात यह कि 100 दिन के एजेंडे पर भी रणनीति बनाई जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, जो कि नेताओं में सामने आएगी इस एजेंडे के रूप में। उसके बारे में क्या डिटेल मिल रही है?
जी देखिए, चुनाव के ऐलान के पहले जो कैबिनेट की बैठकें हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सदस्यों को कहा था और साथ ही साथ जो अधिकारी जो सचिव थे उनको ये कहा था कि आप लोग चुनाव चलते रहेंगे लेकिन आप लोग अपना काम मत रोकिए, और सबको एजेंडा दिया था 100 दिन का एजेंडा और 5 साल का रोड मैप। तो सभी अधिकारियों को कहा था कि आप 100 दिन के एजेंडे पे काम करिए, जैसे चुनाव खत्म होंगे हम 100 दिन के एजेंडे पर लग जाएंगे, नई सरकार के गठन होते ही। तो प्रधानमंत्री बीच बीच में भी 100 दिन का जो एजेंडा था उसको लेकर बैठकें करते रहे। तमाम अधिकारी जो थे अपने अपने मंत्रालय के हिसाब से कि अगले 100 दिन में क्या करने हैं उनको कहा गया था कि आप प्रेजेंटेशन तैयार करके रखिए और क्या क्या स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, जनता को कैसे क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर, तमाम स्कीम्स को लेकर प्रधानमंत्री ने सबको टास्क दिया था। और अब चुनाव चूंकि खत्म हो चुके हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो उन्होंने टास्क दिए थे उसको रिव्यू कर रहे हैं कि किस मंत्रालय ने 100 दिन के एजेंडे के तहत क्या क्या प्लान तैयार किया है कि जैसे शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार्ज लेंगे तो तुरंत काम पे लग जाएगी, पूरी सरकार काम पे लग जाएगी। और तो वही जो 4 लगभग जो बैठकें हैं आज वो 100 दिन के एजेंडे पर है और वो बताया जा रहा है कि मंत्रालय वार वो बैठकें होंगी। जो सचिव थे वो अपना जो रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, जो विजन तैयार किया है उसको लेकर प्रधानमंत्री उनसे चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत बड़ी बात है कि जो रोड मैप तैयार किया गया है आगे के 100 दिन के एजेंडे के हिसाब से इस पर मंथन किया जाएगा, इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए सरकार को बहुमत से कई ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इसीलिए ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे मोदी 3.0 सरकार के बारे में 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, इस पर मंथन होगा। एक बड़ी खबर और ये कि चुनाव नतीजों से पहले अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। ईवीएम की निगरानी करें सभी कार्यकर्ता, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया है चौकन्ना रहकर मतगणना कराएं, काउंटिंग हो चौकन्ना रहकर, ये भी अखिलेश यादव ने कहा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए हैं। हमेशा गलत साबित हुए हैं, भ्रमित करते हैं एग्जिट पोल। इंडिया को 295 सीटें मिलने वाली हैं, ये भी एक बार दावा किया गया फिर से संजय सिंह की तरफ से। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये भी कहा गया संजय सिंह की तरफ से। और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से बात की संवाददाता जितेंद्र भाटी ने। TV9 ने भी पोल किया, उसमें बीजेपी और एनडीए का जो कुल मिलाकर है वो 346, इंडिया गठबंधन का 162 और अन्य को 35 जा रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है? और अच्छा खासा सैंपल साइज भी रहा 1 करोड़ का। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजों को हर चुनाव में आकलन करेंगे, हमेशा एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए हैं। 144 करोड़ लोगों के देश में कुछ लोगों का सर्वे करके आप एक रिजल्ट देना चाहते हैं, उससे लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। ये अरे भाई, हम लोग भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, चुनाव प्रचार में हमने हिस्सा लिया है। कोई तो बीजेपी के लिए लहर दिखे। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? क्या महंगाई मुद्दा नहीं था? क्या संविधान खत्म करेंगे ये मुद्दा नहीं था? क्या आरक्षण खत्म करेंगे ये मुद्दा नहीं था? ये सारे मुद्दे जनता के बीच में थे और लोगों ने उसके आधार पर वोट दिया। तो एग्जिट पोल पर संजय सिंह की प्रतिक्रिया आपने सुनी। और कांग्रेस महासचिव इस बीच जयराम रमेश ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे, ये कहना है कांग्रेस नेता जयराम रमेश का। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और एग्जिट पोल एक मनोवैज्ञानिक खेल है, ये भी कहा गया उनकी ओर से, जयराम रमेश की ओर से। और इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमज़ोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहाँ आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियाँ हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं, इन्होंने ये सब करवाया है। अरे, निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? एक दिन पहले
2 दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को आपने सुना। वहीं बीजेपी ने एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा जताया है और कहा है कि आज बीजेपी सिर्फ उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिण भारत की भी पार्टी बन रही है। विपक्ष की साख अब देश में नहीं बचा है। ये लोग लोकतंत्र को और चुनाव को मजाक बना दिए थे और नरेंद्र मोदी पर जिस ढंग का प्रहार करते थे शब्दों का, छी छी छी, शर्म आनी चाहिए। खटाखट फटाफट, आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूं न फटाफट को देख रहा हूं। ये दोनों अपने को तिस्मार खां बुझ रहे थे, राहुल गांधी और तेजस्वी। वो खटाखट फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहाँ बाहर निकल गए, एक विदेश भागेंगे। एक तो कह ही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े। कांग्रेस की हालत इसीलिए हुई है और आगे और होगी क्योंकि दिन में सपना देखना इन्होंने बंद नहीं किया है। जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें, खाली मोदी जी की आलोचना और गाली गलौज बंद करें। अब बाकी कुछ लोग फटाफट चटाचट तो बकबक कर रहे थे, तो जनता फटाफट करने वाली है उनका। तो गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद को आपने सुना और महाराष्ट्र के कुछ नेता भी एग्जिट पोल के नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। आइए सुनते क्या कह रहे हैं। क्या होगा उद्धव तेरा? अब हिंदुस्तान के बाहर कौन जाएगा, मोदी या ठाकरे? महाराष्ट्र की जनता ने भी पुनः एक बार नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है। आज लोकसभा है, 4 महीने के बाद में विधानसभा और 8 महीने के बाद में मुंबई महापालिका। मोदी महाराष्ट्र में भी विजय की हैट्रिक करेंगे। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है। तो 4 जून को 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले TV9 के एग्जिट पोल में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। देश का मूड क्या दिखा, ये जानिए हमारे एंकर निशांत चतुर्वेदी और सुमेरा खान से। सबसे पहले तमिलनाडु की बीजेपी +2, कांग्रेस 8, डीएमके -321, एआईएडीएमके 0, पीएमके +1, ओपीएस 1, लेफ्ट 0 गेन और 4 पर, और एमडीएमके 1 +1 हो गया है, वीसीके 1। केरल की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट का फायदा हो रहा है, 1 सीट उन्हें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान है। केईसी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा। आरएसपी को कुछ नहीं मिल रहा है, 1 सीट का नुकसान हो रहा है। सीपीआईएम को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का फायदा। सीपीआई को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। केईसीएम को 1 सीट का नुकसान हो रहा है, उनका खाता इस बार खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा केरल में। कर्नाटक बीजेपी 18 -7, कांग्रेस 8 +7, जेडीएस 2 +1, अदर्स 0 -1। नाना में तस्वीर देखिए किस तरह की दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, 3 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, 5 सीट का फायदा। बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, 8 सीट का नुकसान हो रहा है कुल 17 सीटों में से। और एआईएमआईएम को 1 सीट मिल रही है। आंध्र की अगर बात करें तो ये देखिए, बीजेपी +2, कांग्रेस 0, वाईएसआरसीपी -9 13, टीडीपी +6 9 हो गया है, जेएसपी +1 1 हो गया है, लेफ्ट 0 अदर 0। दिल्ली की तस्वीर 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बिल्कुल तस्वीर नहीं बदल रही है 2019 की तुलना में। यहाँ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी को 7 की 7 सीटें दिल्ली में। लेकिन हम राजस्थान में -5 19 बीजेपी, कांग्रेस +4 4, बीएपी +1 1, आरएलटीपी -1, सीपीआईएम 0, अदर्स +1 1। मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर रही है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 1 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो एक छिंदवाड़ा की सीट थी वो भी इस बार बीजेपी के खाते में जा रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। छत्तीसगढ़ में आप ये देखिए, क्लीन स्वीप
बीजेपी 11+2, कांग्रेस 0, -2, अदर्स 0। गुजरात में भी यही हो रहा है। कुल सीटें 26, सभी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र एक और स्टेट जहां पर बीजेपी को नुकसान अभी तक के हमारे डेटा में, और ये देखिए बीजेपी -5, 18, कांग्रेस +4, 5, अब शिवसेना 4, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 14, एनसीपी 0, एनसीपी शरद पवार को 6 और अदर्स +1, 1। बिहार में देखिए तस्वीर किस तरह की है, बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर 40 सीटों में से बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 17 की 17 सीटें जीत रही है। पिछली बार 17 ही जीती थी। कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, 1 सीट का फायदा हो रहा है। जेडीयू को 7 सीटें मिल रही है, 9 सीट का नुकसान है। आरजेडी को 6 सीटें मिल रही है, 6 सीट का फायदा। एलजेपी को 4 सीट मिल रही है, 2 सीट का नुकसान हो रहा है उन्हें। हमको 1 सीट मिल रही है, 1 ही सीट का उन्हें फायदा है, क्योंकि इस बार वो चुनावी मैदान में 1 सीट पर, और अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। 3 सीट का फायदा हो रहा है बिहार में। झारखंड में ये देखिए आपके सामने बीजेपी 12+1, कांग्रेस -1, 0, जेएमएम 1, अदर्स 1+1 हो गया। ये है झारखंड की तस्वीर हमारे सामने। पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदली है। जो हमने आपको एग्जिट पोल दिखाया था उसके बाद अपडेट हुआ है हमारा ये आंकड़ा। 42 सीट में से बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं, 3 सीट का फायदा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट का नुकसान है उन्हें। टीएमसी को 20 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का नुकसान हो रहा है टीएमसी को। पंजाब में बीजेपी को 1 का गेन, 3, कांग्रेस को 3 का लॉस, 5, आम आदमी पार्टी को 2 का गेन, 3, शिरोमणि अकाली दल को 1 का लॉस, 1, अदर्स 1 का गेन, 1 हो गया है। हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ 10 सीटों में से बीजेपी को नुकसान हो रहा है, 2 सीट का। 8 सीटें बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट का फायदा हो रहा है। हिमाचल की 4 में से 4 सीटें बीजेपी, कांग्रेस 0, अदर्स 0। उत्तराखंड में भी तस्वीर नहीं बदली है। 2019 की तुलना में 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। 2019 में भी बीजेपी ने 5 की 5 सीटें जीती थी उत्तराखंड में। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। सीधे आइए, 5 सीटों में से बीजेपी 2, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, कांग्रेस 0, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस -2 का लॉस, 1, पीडीपी +1, 1 हो गया है। डीपीएपी 0, अदर्स 1 का गेन। ओडिशा में क्या हो रहा है? ओडिशा में देखिए बीजेपी को फायदा हो रहा है, 13 सीटें बीजेपी जीत रही है, 5 सीट का फायदा हो रहा है, और नुकसान सीधे बीजेडी को है। 7 सीट वो जीत रहे हैं, 5 सीट का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। और ओडिशा के बाद अब बात करेंगे असम की, जहां पर ये देखिए 14 में से 11 बीजेपी, +2 का गेन, कांग्रेस 1, -2, और AIUDF 1, UPPL +1, 1, AGP 0, अदर्स 0 यानी -1। उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है आपको दिखा देने की। 80 सीटें, इसमें से बीजेपी को 62 सीटें मिल रही हैं, यानी बीजेपी अपनी पुरानी टैली पर ही हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का फायदा हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिल रही हैं, 6 सीट का फायदा है समाजवादी पार्टी को। लेकिन देखिए नुकसान सबसे बड़ा बीएसपी का है, 10 सीट का नुकसान है बीएसपी को। आरएलडी को 2 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट का उन्हें फायदा हो रहा है। लेकिन अब आपको दिखाने वाले वोट परसेंटेज। एनडीए 47.28, इंडिया 36.03, अदर 16.69। पोल्स ऑफ पोल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर से। पोल ऑफ पोल क्या कहता है देखिए तस्वीर। पोल्स ऑफ पोल की जो ओवरऑल तस्वीर है वो दे रही है एनडीए को 376 सीटें, और इंडिया गठबंधन को 141, अन्य के खाते में 26 सीटें हैं। अलग अलग जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने जो पोल किया है वो भी 300 के पार ही सीट दिखा रहा है, यानी 340 के ऊपर ही है एनडीए गठबंधन की सीटें। सबसे ज्यादा एक चाणक्य सीट दे रहा है 400 पार, लेकिन 376 तक पोल ऑफ पोल के मुताबिक पहुंच रहा है एनडीए गठबंधन। ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो अलग अलग राज्यों में एग्जिट पोल के नतीजे क्या रहे ये आपने देखा, इसके अलावा ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी आपने देखी। अब एग्जिट पोल से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी बात ये कि मोदी सरकार पर भरोसा पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। दूसरी बात ये कि इंडिया को फायदा मगर पूर्ण भरोसा नहीं है। इंडिया गठबंधन को फायदा तो मिल रहा है लेकिन पूरा भरोसा नहीं। तीसरी बड़ी बात ये कि राहुल की मेहनत काम आई है मगर ज्यादा नहीं आई है। चौथी बड़ी बात जो कि एग्जिट पोल के नतीजों से सामने आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड अब भी बरकरार है। पांचवी बड़ी बात, दक्षिण भारत में बीजेपी को फायदा मिला है मगर बम्पर तौर पर नहीं मिला है। छठवीं बड़ी बात, लोग बदलाव पर पूर्ण भरोसा नहीं कर पाए। सातवीं बड़ी बात, बंगाल में ममता के मुकाबले मोदी ब्रांड बढ़ा है, ये बड़ी बात है। आठवीं बड़ी बात, एनडीए की एकजुटता और रणनीति काम आई है। नौवीं बड़ी बात, नेहरू जी के बाद मोदी का लगातार तीसरा टर्म जो कि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं।
और 10वीं बड़ी बात यह कि अमित शाह की चुनावी रणनीति पूर्ण तरीके से सफल हुई है इस बार भी, 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी। और इस बीच आपको बता दें कि जो विधानसभा चुनाव भी साथ साथ हुए, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग का आज दिन है, मतगणना जारी है और अरुणाचल प्रदेश में बहुमत की ओर बढ़ती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। 23 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, जो नतीजे घोषित हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी रुझान में लगातार बीजेपी आगे चल रही है। तो जश्न मनाया जा रहा है, जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से, किस तरह बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ते हुए रुझानों में। और अभी पूरी तरह से नतीजे नहीं आए, लेकिन बड़ी जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। जश्न शुरू हो चुका है अरुणाचल प्रदेश में। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत की मियाद आज खत्म होने वाली है, जिसके बाद वो फिर शराब घोटाले में तिहाड़ जेल चले जाएंगे। हालांकि उनकी नियमित जमानत पर निचली अदालत में 5 जून से सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने अपनी तिहाड़ वापसी को लेकर बड़ी तैयारी भी की है। जेल जाने से पहले बापू को नमन किया जाएगा उनकी ओर से, फिर हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है वहां पूजा करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, फिर जेल जाएंगे। आपको बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले में 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 1 अप्रैल को उनको तिहाड़ भेजा गया और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। फिर अब 2 जून यानी आज वापस तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आज सरेंडर करने वाले हैं जेल में। दोपहर 3 बजे जो जानकारी मिल रही है, तिहाड़ में सरेंडर करेंगे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार भी जताया। इस बीच सरेंडर से पहले राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी, नमन किया जाएगा और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। फिर तिहाड़ जेल का रुख किया जाएगा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी अरविंद केजरीवाल करेंगे। और अब आपको बताने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का सरेंडर प्लान क्या है, क्या प्लान है, समय क्या बताया जा रहा है। दोपहर 3 बजे घर से अरविंद केजरीवाल निकलेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री राजघाट जाएंगे, सीधा बापू को श्रद्धांजलि देंगे, नमन करेंगे और उसके बाद सीधा कनॉट प्लेस जाएंगे। हनुमान मंदिर में पूजा वहां पर करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा, बड़ी तादाद में यहां पर देखने को मिलेंगे आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता। फिर तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। तो ये पूरा प्लान है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, अरविंद केजरीवाल के सरेंडर का प्लान है। और इस बीच आपको बता दें कि जमानत की मियाद खत्म तो हो रही है। 21 दिन में क्या क्या किया है अरविंद केजरीवाल ने, अब आपको ये बताते हैं। पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ लगातार बैठकें की हैं, पार्टी और सरकार के कामों की समीक्षा की है। चुनावी प्रचार से ये अभियान शुरू हुआ था। दिल्ली में इंडिया के लिए रैली की है, रोड शोज किए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए जनसभा और रोड शो किया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में जनसभा की है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के लिए भी चुनावी प्रचार किया गया केजरीवाल की ओर से। इंडिया गठबंधन की बैठक में वो शामिल भी हुए। वहीं संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के सरेंडर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी और दिल्ली सरकार केजरीवाल के निर्देशों के मुताबिक चलती रहेगी। मुख्यमंत्री को जो 21 दिन की मोहलत मिली थी, हालांकि वो कोर्ट गए, 5 जून का समय दिया गया है। तो अब कोई प्लान बना के जा रहे हैं कैसे सरकार चलेगी, क्योंकि पंजाब में ये भी कह रहे थे कि 4 जून का भगवंत मान की सरकार गिरा देंगे। दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, सबको लेकर कुछ प्लान बना के जा रहे हैं। सब लोगों से बातचीत हुई है, अपने मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, पार्टी के नेताओं से भी बातचीत किया है। हम लोग मजबूती से खड़े रहेंगे और पार्टी का काम, सरकार का काम सुचारू रूप से चलेगा केजरीवाल साहब के निर्देश के हिसाब से। बात करें, शुक्रिया। तो संजय सिंह को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के जो डायरेक्शन है उसी के आधार पर दिल्ली की सरकार चलेगी। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। जितेंद्र, 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तिहाड़ जेल का रुख किया जाएगा, लेकिन कितनी देर में बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल?
बिल्कुल, देखिए अभी मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर निशान तस्वीरें भी दिखाई है, सामने जो है वो उनका घर है। अब खबर ये मिली है कि 2 से 3 बजे के बीच अरविंद केजरीवाल यहाँ से निकलेंगे और सबसे पहले जाएंगे राजघाट, वहाँ पर बापू की समाधि पे थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद सीपी का जो हनुमान मंदिर है करौट प्लेस का, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे। देखिए जब जमानत मिली थी तब भी अरविंद केजरीवाल वहाँ पर गए थे और उनका कहना था कि हनुमान जी का भक्त हूँ। तो आज जब वो वापस 21 दिन की म्याद पूरा होने के बाद जेल में सरेंडर करने जा रहे हैं तो वहाँ जाएंगे। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे, वहाँ पर वो तमाम कार्यकर्ताओं जो नेता हैं उनको संबोधित करेंगे, उनसे थोड़ी सी चर्चा भी होगी। आखिर उनके अंदर जाने के बाद सरकार और संगठन किस तरीके से चले, तमाम चीज़ों को चर्चा होगी। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल का रुख करेंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि 10 मई को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की म्याद दी थी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 1 अप्रैल से वो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने का जो 21 दिन का कार्यकाल था, ये जो उनको अंतरिम राहत मिली थी वो पूरी हो गई। हालांकि कोशिश उनकी तरफ से ये की गई थी कि अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर के 7 दिन इस अंतरिम जमानत को बढ़ाया जा सके, लेकिन उस पर राउजनी कोर्ट में जो है सुनवाई 5 जून को होगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एक तरीके से जो अपना पूरा संगठन है, सरकार के लोग हैं और तमाम जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और उनको बताएंगे कि भले ही वो जेल में हैं लेकिन संगठन और सरकार को सुचारू रूप से चलाना है। तो तमाम इन बातों को करते हुए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ जेल का रुख कर जाएंगे। पहले भी जितेंद्र अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी तरफ से कहा गया, बताया गया अपनी बात कि वो जेल तो जा रहे हैं लेकिन पूरा दारोमदार दिल्ली की जनता पर है। लेकिन दिल्ली में जो विपक्ष है यानी बीजेपी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला बोला है, केजरीवाल पर निशाना साधा है। करप्शन में जेल जाने वालों को सम्मान न हो, ये कहना है गिरिराज सिंह का। जेल ऐसे जा रहे हैं जैसे भगत सिंह जा रहे हैं, बापू की समाधि पर जा रहे हैं जैसे शहीद हो रहे हैं। जेल जा रहे हैं तो जा रहे हैं गांधी के स्मारक पर, लग रहा है जैसे भगत सिंह जा रहे हैं। पूरे देश को ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं देना चाहिए जो भ्रष्टाचार में जेल जाए और वो गांधी के समाधि पर जाए, अपने को ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे ये कोई शहीद हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जब घर से बाहर निकलेंगे इस एक्टिविटी पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की कर लेते हैं। एग्जिट पोल के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, बड़ी खबर की जानकारी आपको दे रहे हैं। एनडीए के कई बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। नीतीश कुमार सोमवार को वापस लौटेंगे पटना, लेकिन उससे पहले आज महत्वपूर्ण बैठक एनडीए के बड़े नेताओं से मुलाकात की जा सकती है उनकी ओर से। रूपेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, क्या कार्यक्रम नीतीश कुमार का बताया जा रहा है? देखिए, नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली रवाना होंगे और एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है और उसके बाद से नीतीश कुमार का दिल्ली जाना बेहद महत्वपूर्ण, राजनीतिक मायनों से भी बेहद अहम, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले 2 महीने से चुनावी व्यस्तता के बीच बिहार में ही रहे। इस दौरान कई एनडीए के बड़े नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, पटना में रोड शो हुआ, उस दौरान नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में हाथ में कमल का फूल थामे खड़े नजर आए। हर मंच पर प्रधानमंत्री ने जो रैलियां की उसमें से ज्यादातर रैलियों में प्रधानमंत्री के मंच पर नीतीश कुमार दिखे। लेकिन अब चूंकि चुनावी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट आना है, लेकिन इस बीच एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनती हुई दिख रही है और एनडीए के महत्वपूर्ण जो घटक दल है वो है जेडीयू, जो बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में उसके मुखिया, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का दिल्ली जाना राजनीतिक मायने से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो सीएमओ ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार वो स्वास्थ्य कारणों और निजी कारणों से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जब दिल्ली देश की सियासी राजधानी अगर जाता है तो अपने घटक के महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इंडिया गठबंधन अपनी बैठक कर चुका है, लेकिन एनडीए की कोई बैठक एग्जिट पोल के नतीजों के बाद क्या बिहार में हलचल है? क्योंकि पहले के मुकाबले सीटें घट रही है, बेशक बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के नतीजों में, लेकिन हलचल क्या है? देखिए, नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि नीतीश कुमार पिछली बार 17 सीटों पर चुनाव लड़े और 16 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल के अनुसार उन्हें 6 से 7 सीटों का जो नुकसान हो रहा है वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही हो रहा है। अब जेडीयू अंदर खाने कहीं ना कहीं ये चर्चा कर रही है कि क्या बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया।
क्या ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को स्वीकार नहीं किया, और सबसे अहम ये है कि क्या नीतीश कुमार जो अलग पलट की जो राजनीति करते हैं उसके वजह से बीजेपी के कोर वोटर्स को कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि अगर बीजेपी के का वोट बैंक नीतीश कुमार को ट्रांसफर होता है, नीतीश कुमार अपने सांसद रोक रही हूँ आपको, नजर बना के रखिए। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई, दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और वो मुलाकात करेंगे एनडीए के नेताओं से। एक बड़ी खबर और पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हफीजुल का सिर तक काटा गया है, ये परिवार वालों का कहना है, और परिवार ने चुनावी रंजिश में हत्या का शक भी जाहिर किया है। पश्चिम बंगाल से ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हिंसा लगातार 7वें चरण में हुई पश्चिम बंगाल में, और एक और बड़ा मामला जिसमें पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया। गोली मारकर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही, बंगाल के भाटापारा में बम विस्फोट हुआ है। नेहाटी में टीएमसी ऑफिस के सामने बम विस्फोट हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेहाटी की, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ऑफिस के सामने बम विस्फोट की खबरें मिल रही हैं। ये धुआं जो आप देख रहे हैं, ये बम विस्फोट होने का धुआं आप देख रहे हैं। नेहाटी जगह बताई जा रही है जहां पर बम विस्फोट हुआ है। ठीक इसके सामने तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस है, यहीं पर ही हुआ है, बगल में ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बम विस्फोट हुआ है। जो गोल घेरे में तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर ही बम विस्फोट हुआ।